नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको सुनाऊंगी जगदीश चंद्र जी द्वारा लिखित उपन्यास कभी न छोड़े खेत का छठा भाग। आप उपन्यास को विस्तार से समझने के लिए इसके पिछले भागों को जरूर सुनें। छठा भाग शुरू करते हैं। भगवान सिंह शंकर को साथ लेकर अपने तबेले में आ गया। सिर से पगड़ी और पांव से जूता उतार वह खाट पर ढेर हो गया। वह कुछ क्षण आंखों को बार बार मसलता हुआ वाहे गुरु को याद करता रहा। फिर अफसोस भरी आवाज में बोला, अनर्थ हो गया है, खाना खराब हो गया, काम करने वाले आदमी जख्मी हो गए, खेती अलग तबाह होगी और ऊपर से मुकदमे पर ढेरों पैसे लगेगा। शंकर ने गर्दन झुका थोड़ी घुटनों पर रख ली। वे दोनों काफी देर तक खामोश बैठे रहे। भगवान सिंह टांगे नीचे लटका खाट पर बैठ गया। वह खांस कर गला साफ करके शंकर की आंखों में देखता हुआ बोला, शंकरा, मैं तुम्हारे साथ कुछ बात करना चाहता हूँ। भगवान सिंह कुछ क्षण शंकर को घूरता रहा, फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में उलझाता हुआ बोला, नथा से तो अब जख्मियों की देखभाल और फिर मुकदमे में फंसा रहेगा। फैसला होने में 6 महीने लगते हैं, साल लगता है, 2-3 साल लगते हैं। फिर फैसला होने पर किसको बदियत मिलती है और किसको सज़ा, यह तो सतगुरु ही जानता है। वीर और दर्शन छोटे हैं, खेती उनसे संभाली नहीं जाएगी। तुम यह काम संभाल लो तो खेती किस हद तक बच जाएगी। शंकर के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना ही भगवान सिंह फिर बोला, फसल में हिस्सा पत्ती का फैसला अभी चाहते हो तो कर लो, बाद में करना चाहो तुम्हारी मर्जी। सरदार जी, आपकी मेहरबानी है, मेरे से जो सेवा होगी कर दूंगा, शंकर ने मन ही मन प्रसन्न होते हुए कहा। भगवान सिंह चुप रहा और कुछ क्षण के बाद बोला, जब तू नता सिंह का नमक खाने के लिए राजी हो गया तो उनको थोड़ी बहुत मदद भी कर। क्या? शंकर ने भगवान सिंह की ओर देखते हुए पूछा। मुकदमे में गवाहों का भुगतान होता है, तू उनके हक में गवाही देना। भगवान सिंह ने कहा, सरदार जी, यह काम मैं नहीं कर सकूंगा, इसीलिए मैंने दरोगा साहब को भी जवाब दे दिया था, शंकर ने दृढ़ स्वर में कहा। भगवान सिंह ने हैरानी से उसकी ओर देखा। गवाही क्यों नहीं देगा? मन नहीं मानता, शंकर ने कहा। मन तो कई काम करने को नहीं मानता, लेकिन वे करने पड़ते हैं। और फिर गरीब आदमी का मन कैसा? भगवान सिंह ने तीखे स्वर में कहा, जा फिर वह काम कर जिसके लिए तेरा मन मानता है। मैंने तो सोचा था तेरी जिंदगी भर की रोटियों का बंदोबस्त कर दूं, और तू जीविका को छोटी सी बात के लिए लात मार रहा है। शंकर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ तो भगवान सिंह ने फिर कहा, हमें जल्दी नहीं है, सोच समझ लो, 5-7 दिन में बता देना। बाजीगरों के छोकरे तो हर काम के लिए तैयार हैं। शंकर हताश सा भगवान सिंह के तबेले से बाहर आ गया। वह इस बात पर बहुत खीन था कि भगवान सिंह का काम भी चाहता है और धौंस भी देता है। वह इन्हीं विचारों में डूबा हुआ अपने घर की ओर आ गया। शंकर अपनी गली में घुसा ही था कि उसे छिब्बू मिल गया। शंकर को देखते ही उसने ऊंची आवाज में पूछा, शंकरा, कहाँ था? तुझे ढूंढते ढूंढते मेरे घोड़े दर्द करने लग गए। मैं यहीं था, शंकर ने बुझी हुई आवाज में कहा। मैं 6 बार तेरे घर आया, 2 बार लोहारे और तरखाने का चक्कर लगाया, कोई 10 बार दुकानों पर गया। छब्बू ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। क्यों, सुख है? शंकर ने चिंतित स्वर में पूछा। यह तो मुझे पता नहीं, बड़े सरदार ने तुम्हें बुलाया है,
कहता था साथ लेकर आना। चिबू ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। बात क्या है? शंकर ने उसके हाथ में अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा। शंकर कुछ क्षण खामोश खड़ा सोचता रहा, फिर होठ भींचता हुआ बोला, कुछ तो बताया होगा ना? वाहे गुरु की सोह, बस इतना ही कहा कि उसे साथ लेकर आना। आज तो सवेरे से यही हो रहा है। कभी पुलिस बुलाती है, कभी नीलो वालिया भगवान सिंह बुलाता है, कभी बड़ा सरदार बंची सिंह बुलाता है। शंकर ने सिर झटकते हुए कहा। चल उसकी बात भी सुनाऊं। शंकर बच्चित सिंह के तबेले में जा पहुंचा। वह बैठक के चबूतरे पर अकेला ही लेटा हुआ था। आमतौर पर इस समय वहां काफी रौनक होती थी, लेकिन आज कोई नहीं था। शंकर ने सत श्री अकाल बुलाई तो सरदार उठकर बैठता हुआ बहुत नम्र स्वर में बोला, शंकरा सुना, क्या हाल चाल है? आपकी दया है, आज तूने कमाल कर दिया। थानेदार के सामने बहुत बेबाकी से बोला था। तेरी बातें सुनकर मेरा जी खुश हो गया। शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। बंची सिंह भी खामोश रहा। फिर उसकी आंखों में जागता हुआ बोला, तुम जानते ही हो कि करतार और जगत सिंह सिर पर खेती चल रही है। मैंने तो कभी हल का हत्था पकड़कर नहीं देखा। अब बुवाई के दिन आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ज़मीन की जुताई बुवाई का सब काम संभाल लो। छिबू है ही, चाहो तो अपनी मदद के लिए हरिजनों के 2-1 छोकरे और रख लो। बंची सिंह खाट पर लेट गया और आंखें मूंद ली। 10-12 मिनट तक वह इसी तरह पड़ा रहा। फिर आंखें मलता हुआ उठा और शंकर से बोला, ऊँघ आ गई थी। सोच सोच कर दिमाग थक गया। फिर वह कुछ क्षणों तक चुप रहकर कहने लगा, मैंने तुम्हें इसीलिए भी बुलाया था कि गवाही देने के लिए अभी से कह दूं। तुम्हें मालूम ही है कि अब मुकदमा चलेगा, उसमें गवाह भुगताए जाएंगे। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम्हें सिर्फ 2 बातें ही कहनी है। शंकर ने लंबी सांस छोड़ी, जैसे अभी तक वह सांस रोके हुए बैठा था। वह धीमे स्वर में बोला, आप सरदार हैं मालिक, मैं गरीब आदमी हूँ। थाने कचहरी से मुझे वैसे ही डर लगता है। आप मुझे माफ़ी दें। शंकर का उत्तर सुनकर बंची सिंह के तेवर बदल गए। नम्रता का मुलमा उतर गया और वह क्रुद्ध स्वर में बोला, मेरे इशारे पर गांव का कोई भी आदमी ये 2 बातें कहने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर तू यही 2 बातें कहेगा तो क्या तेरी जुबान खिंच जाएगी? सरदार जी, मैं नहीं कह सकूंगा, शंकर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया। बंची सिंह एकदम ही बहुत क्रोध में आ गया। वह खाट से उठकर तहबंद के लड़ों को मजबूती से बांधता हुआ बोला, तेरी यह मजाल कि मेरा कहा टाले। उत्तर जा थड़े से, नहीं तो मार मार कर तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। सरदार जी, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आया था, आपने मुझे बुलाया था, शंकर ने सख्त स्वर में कहा और चबूतरे से नीचे उतर गया। कुत्ते की औलाद, आगे जबान चलाता है। बंची सिंह उसकी ओर बढ़ा लेकिन रुक गया। शंकर तबेले से बाहर निकला तो अंधेरा छा चुका था। वह बहुत ही उदास था। बंची सिंह की गालियां शूल की तरह उसके दिल में चुभ रही थी। वह घर जाने की बजाय कच्चा तालाब की ओर चल गया और उसके किनारे पर अंधे कुएं की मुंडेर पर जा बैठा। छप्पड़ के गदेले पानी में पीपल का साया बहुत ही डरावना दिख रहा था। गांव में कुत्ते भौंक रहे थे और इस पर धुएं और गर्द की मोटी सी तह चढ़ी हुई थी।
शंकर के मन में उदासी की तह मोटी होती जा रही थी। हवा का झोंका आता तो पीपल के पत्ते जोर से सरसराने लगते और वह भी अनजाने से भय से कांप जाता। जब वहाँ बैठे बैठे शंकर को बहुत भय होने लगा तो वह उठकर गांव की ओर आ गया। अपने घर जाने के बजाय वह फेरूमल की दुकान की ओर मुड़ गया। शंकर वहां पहुंचा तो वह अपनी दुकान पर अकेला ही बैठा था। शंकर को देख उसने बहुत उत्सुकता से हालचाल मालूम करके पूछा, कहाँ से आ रहे हो? नंबरदार बंची सिंह ने बुलाया था। उसके तबेले से खेतों की ओर से निकल कर आया हूँ, शंकर ने बहुत उदास स्वर में कहा। उसने क्यों बुलाया था? गवाही देने के लिए कह रहा था। तूने क्या जवाब दिया? फेरूमल ने बेसब्री से पूछा। मैंने कहा मैं गवाही नहीं दूंगा, कहकर शंकर सोच में पड़ गया और फिर अपने मन के बोझ उतारने के लिए पूरी बात सुनाकर बोला, सरदार पहले तो इधर उधर की बातें करता रहता, फिर उसने मुझे खेती संभालने के लिए कहा। तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा आप जी की दया है। बाद में उसने गवाही की बात छेड़ दी। फेरूमल ने उसकी ओर गर्दन बढ़ाते हुए पूछा, फिर क्या हुआ? मैंने साफ इनकार कर दिया तो नंबरदार बहुत गुस्से में आ गया और वह मुझे अब्बा तब्बा बोलने लगा। शंकर की बातें सुनकर फेरूमल चुप हो गया। शंकर भी सोच में डूबा हुआ बहुत उदास स्वर में बोला, शाह जी मेरी समझ तो जवाब दे गई। गवाही देने के लिए मेरा दिल नहीं मानता। आप ही बताइए मैं क्या करूं? अपना भला बुरा विचार लो। मुझे ऐसा कोई तरीका नहीं सूझ रहा जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, फेरूमल ने सोचते हुए कहा। जो होगा सो देखा जाएगा, शंकर ने बेजारी से कहा। देख लो, सोच लो, बंची सिंह के हक में गवाही देने से तेरा फायदा ही है, नुकसान नहीं। खेती तेरे सुपुर्द कर रहा है। इस समय जो हालत है उसमें तू ही कार मुख्तार होगा, यह बता दूं। वह दिल का सखी है, फेरूमल ने शंकर का मन टटोलने के लिए कहा। शाह जी आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं गवाही नहीं दूंगा, शंकर ने उत्तेजित स्वर में कहा। तुम खुद समझदार हो, वही करो जिसमें तुम्हारा फायदा है, लेकिन यह बताओ तुम्हें गवाही देने पर एतराज क्या है? मेरा मन नहीं मानता, शंकर ने तुरंत उत्तर दिया। फेरूमल यह सोच रहा था कि बंची सिंह अभी तक मुंशी बाबूराम पर ही भरोसा किए हुए हैं, पैसा भी उसी से पकड़ा है। मुंशी मुफ्त में 200-400 रुपये सूद बना लेगा, 60-70 बोरी गेहूं एक ही जगह से उठा लेगा। मुकदमा शुरू होने पर इस काम के लिए बहुत मौके आएंगे, लेकिन अगर वह शंकर को बंची सिंह के हक में गवाही के लिए राजी कर ले तो उस पर एहसान हो जाएगा। फेरूमल ने शंकर की ओर ध्यान से देखा और उसे महसूस हुआ कि वह मानेगा नहीं, परंतु उसने कोशिश करना इसलिए उचित समझा क्योंकि उसे विश्वास था कि गरीब आदमी का हट उसके यौवन की तरह लंबे समय तक नहीं रहता। वह शंकर की ओर देखता हुआ बोला, शंकर दास तू मेरे पास उठता बैठता है, भला आदमी है। मैं तुम्हारे ऊपर अपना कुछ हक भी समझता हूँ। तेरी भलाई सोचना मेरा फर्ज है। तेरी जगह कोई और होता तो मैं एक कान से बात सुनता और दूसरे से निकाल देता। मैं तो यही कहता हूँ कि तू नंबरदार के हक में गवाही देना मान ले। बड़े आदमी से बिगाड़ देना करने में अपना नुकसान होता है। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वह गांव में किसी से गवाही देने के लिए कहेगा तो इसे इनकार करना मुश्किल होगा। फेरूमल अपनी बात की प्रतिक्रिया देखने के लिए कुछ क्षण चुप रहकर फिर बोला, दूसरे
हम सबका गुजारा इन्हीं लोगों के सिर पर है। इनके खेत सूख जाए, फसल न हो, हल न चले तो सबसे पहले तुम लोग भूखे मरोगे। मेहनत मजदूरी के लिए दर दर भटकोगे। इनके हल चलते हैं तो हमें तुम्हें तो भी काम मिलता है। अपने रोजगार के लिए इनके कामकाज को चलता रखना बहुत ज़रूरी है। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि सरदार नत्था सिंह के लड़कों ने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मैं उनके खिलाफ गवाही दूँ। वह भी तो इसी गांव के सरदार हैं। सांडों की लड़ाई में मैं क्यों आऊँ? शंकर ने कहा। बात तो तेरी ठीक है, गरीब आदमी किसी के साथ भी बिगाड़ पैदा नहीं कर सकता। उसे तो सबके हाथों की तरफ देखना पड़ता है, फेरूमल ने उदास स्वर में कहा। इसके बाद दोनों के बीच लंबी और उत्सुकता भरी खामोशी छा गई। फेरूमल हुक्का गुड़गुड़ाता रहा। पंडित गिरधारी लाल आया और तो उसका भी फेरूमल ने बहुत ही संक्षिप्त सा स्वागत किया। गिरधारी लाल बैठता हुआ बोला, फेरूमल क्या बात है, बहुत चुप बैठे हो? फिर शंकर को पहचानता हुआ बोला, शंकरा, तुम्हें भी थाने बुलाया है? हाँ पंडित जी, सवेरे जा रहा हूँ। झगड़ा किसी का हुआ? पुलिस वाले सारे गांव को खींच रहे हैं। कलयुग में हर बात न्यारी है, पंडित गिरधारी लाल ने धुआं छोड़ते हुए कहा। बंची सिंह ने शंकर को गवाही देने के लिए कहा है, यह इनकार कर रहा है। फेरूमल ने बात को दोबारा शुरू करने के लिए कहा। कोई गवाही दे या न दे, जो भाग्य में लिखा है वह होकर रहेगा। होने को कोई नहीं टाल सकता। शास्त्र तो यह कहते हैं कि कर्म सच्चा हो और अपने मन की आवाज़ के विपरीत न हो। पंडित गिरधारी लाल की बात सुनकर शंकर जैसे चौंक उठा। फेरूमल शंकर की प्रतिक्रिया देख गिरधारी लाल के क्रुद्ध स्वर में बोला, पंडिता, शास्त्रों की बातें शास्त्रों में ही ठीक हैं। अगर आदमी उन पर चलने लगे तो एक दिन भी जिंदा न रह सके। तभी तो दुनिया में प्रलय आ रही है, झूठ, पाप, अधर्म बढ़ रहा है, बुद्धि पर पर्दे पड़ गए हैं। अगर बुद्धि निर्मल होती तो 6 आदमी पलक झपकते में मिट्टी में न मिल जाते। ये सब अपने कर्मों का फल है। जितनी आयु लिखी है उतनी काटनी ही पड़ेगी। उसे न थानेदार कम कर सकता है, न सच्चे झूठे गवाह और न कचहरी। पंडित गिरधारी लाल ने भगवान को याद करते हुए कहा। उनकी नोक झोंक सुनकर शंकर मुस्कुराता रहा। वह जाने के लिए उठा तो फेरूमल चौंक कर बोला, कहाँ चला? घर जाऊंगा। अंधेरा होने पर घर न पहुंचूं तो माँ को फिक्र हो जाती है। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शाहजी, आप मेरे बुजुर्ग हैं। आपकी बात टालते हुए मुझे शर्म आती है, पर क्या करूं, मेरा दिल नहीं मानता। कहकर शंकर थड़े से नीचे उतरकर अपने घर की ओर बढ़ गया। दिलदार, बंता सिंह, निर्मल और शंकर मुंह अंधेरे में ही गांव से निकल पड़े। उन्होंने अपने सापों में रोटी बांध रखी थी। जब सूरज निकला वे शहर को जाने वाली पक्की सड़क पर पहुंच गए थे। जो वे शहर के नज़दीक पहुंच रहे थे, उनके मन में घबराहट बढ़ रही थी और खौफ उनकी नस नस में समा रहा था। सड़क एकदम मुड़ गई तो उन्हें सामने रेलवे स्टेशन की पानी की ऊंची टंकी और सिग्नल नजर आने लगे। शहर आ गया, बंता सिंह ने भयभीत स्वर में कहा। वे रेल की पटरी के ऊपर से गुजरकर स्टेशन से होते हुए बस के अड्डे पर आ गए। वहाँ अभी कोई खास रौनक नहीं थी। दुकानें खुल रही थी और चाय की दुकानों की भट्टियों पर पड़ी पानी की केतलियाँ से भाप निकल रही थी। एक हलवाई की दुकान पर कुछ लोग बैठे पूरियाँ खा रहे थे। कुछ कुत्ते बेंचों के नीचे बैठे जोर जोर से
पूंछे हिलाते हुए टुकड़ों की आशा में उनकी ओर झांक रहे थे। आओ हम भी दो दो पूरियां खा लें, बंता सिंह ने होठों पर जीभ फेरते हुए कहा। तू यहाँ थाने हाजिरी देने आया है, बारात में शामिल होने नहीं। सीधा थाने चल, वहाँ बहनों ही तेरा इंतजार कर रहे होंगे। दिलदार ने उसे ठहोका देकर आगे धकेलते हुए कहा। जिज होंगे तेरे, मेरे तो साले लगते हैं, बंता सिंह ने कहा। चल तो सही थाने, 2 मिनट में पता चल जाएगा कि तेरी पुलिस वालों से क्या रिश्तेदारी है, दिलदार बोला। वे अस्पताल को जाने वाली सड़क पर पहुंचे तो उन्हें थाने की मेले पीले रंग की ऊंची फसील नजर आई। उनके दिल डर से कांप उठे, गले खुश्क हो गए। उन्हें चौराहे के हैंडपंप पर बारी बारी पानी पिया और डरते डरते थाने की ओर बढ़ गए। थाने के चारों ओर की ऊंची फसील के बीचों बीच एक बहुत बड़ा काले रंग का फाटक था, जिसमें एक छोटा सा दरवाज़ा हर समय खुला रहता था। बड़ा फाटक केवल उस समय खोला जाता था जब कोई जिला अफसर थाने के निरीक्षण के लिए आता। फसील का पलस्तर कई जगह से उखड़ गया था और वहाँ बड़े बड़े काले धब्बे बन गए थे। बड़े दरवाजे के सामने पीपल का बहुत बड़ा और बूढ़ा पेड़ था, जिसके इर्द गिर्द गोल चबूतरा बना हुआ था। थाने के सदर दरवाजे के सामने एक सिपाही बंदूक लिए पहरा दे रहा था। वे सदर दरवाजे से कुछ दूर ही रुक गए और सहमी हुई नज़रों से संतरी की ओर देखने लगे। आगे जाने में उन्हें डर महसूस हो रहा था। वे वहां खड़े निरंतर संतरी की ओर देख रहे थे। इतनी देर में एक तगड़ा और लंबा चौड़ा आदमी उनके पास आया। उसका सिर मेढ़े के सिर की तरह मुंडा हुआ था। उसने बारीक मलमल का कुर्ता पहन रखा था और सफ़ेद लट्ठे का तहमद, जिसके लंबे लंबे लड़ दोनों ओर लटक रहे थे। वह उनके बराबर आया तो वे और भी सहम गए। उसने उन्हें डांटा, यह सराय नहीं थाना है, यहाँ क्यों खड़े हो? हम कंधाले से आए हैं, थानेदार साहब ने बुलाया है। दिलदार ने एक कदम आगे बढ़ते हुए उत्तर दिया। जहाँ फौजदारी हो गई है? हाँ जी। फिर अंदर आओ, यहाँ खड़े क्या देख रहे हो? वह व्यक्ति रूप से उनकी ओर देखता हुआ आगे बढ़ गया। वे डरते डरते फाटक के पास आ गए। उनका जी चाहा कि संतरी की नज़र से बचकर अंदर घुस जाएं, लेकिन संतरी बराबर उनकी ओर देख रहा था। वे एक दूसरे के पीछे छिपने की कोशिश करने लगे। दिलदार उन्हें नफरत से देखता हुआ संतरी के पास गया और करीब करीब हाथ जोड़ता हुआ बोला, अंदर जाना है, थानेदार साहब ने बुलाया है। संतरी भी थानेदार के साथ कंधाला गया था। उसने उन्हें अंदर जाने का संकेत दे दिया। स्वयं बंदूक को कंधे से टिकाकर फाटक के आगे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं चक्कर काटने लगा। फाटक के पीछे एक बहुत खुला आंगन था। उनके बीचों बीच पीपल का छोटा सा पेड़ था, जिसकी मोटी टहनी के साथ घड़ियाल लटक रहा था। आंगन के दोनों ओर कमरे थे, लेकिन दाईं दीवार पर पिछली फसील के बीच कुछ जगह खाली पड़ी थी। कुछ कमरों के आगे टाइल की छतों वाला बरामदा था। दाईं ओर जो कमरे थे, उनमें एक में शस्त्रागार था। इस कमरे की पुश्त की दीवार के साथ लकड़ी के जंगले के सहारे कई बंदूकें रखी थी। एक कोने में बहुत सी समूदार लाठियां पड़ी थी। कमरे के बरामदे में तगड़ा सा आदमी बंदूक को रस्सी से साफ कर रहा था। असल खाने के साथ एक बड़ा दालान था। इसमें एक कतार में कई चारपाइयाँ बिछी थी।
हर चारपाई के पीछे लकड़ी का एक संदूक था जिस पर शीशा, कंघी, दूसरी छोटी मोटी चीज़ें पड़ी थी। पिछली दीवार पर धार्मिक नेताओं, गुरुओं और फिल्म एक्ट्रेसों की तस्वीरों वाले कैलेंडर लटक रहे थे। असल खाने के सामने बाईं ओर मुंशी का कमरा था। इसमें बड़ी मेज के 3 ओर लकड़ी की बेंचें पड़ी थी। पिछली दीवार पर घड़ी लगी थी। इसके नीचे मोटे काले शब्दों में लिखा था, रिश्वत लेना और देना दोनों जुर्म है। दूसरी दीवार पर लिखा था, पुलिस जनता की मुहाफिज है। सदर दरवाजे के साथ ही अंदर की ओर हवालात थी। इसके 2 कमरे थे जिनमें लकड़ी के दरवाज़ों के स्थान पर लोहे के सलाखों के दरवाजे थे। फर्श टूटा हुआ था। इनमें कोई रोशनदान और खिड़की नहीं थी। दोनों कमरों में आम चारपाई के बराबर 4-4 चबूतरे बने हुए थे। पीपल के नीचे कुछ सिपाही बैठे थे। एक नाई बारी बारी से उनकी दाढ़ी साफ कर रहा था। पीपल के पीछे हैंडपंप था जहां 2-3 व्यक्ति नहा रहे थे। हैंडपंप के दाईं ओर लंगर था जहां सिपाहियों और हवालातियों के लिए खाना पक रहा था। वे डरते डरते मुंशी के कमरे के सामने जा खड़े हुए। मुंशी एक रजिस्टर पर झुका हुआ कुछ लिखने में व्यस्त था। जब उसने नजरें ऊपर उठाई तो दिलदार दहलीज पार करता हुआ बोला, हम कंधाला से आए हैं। थानेदार साहब ने पेश होने के लिए कहा था। बाहर बरामदे में बैठ जाओ, ज़रूरत पड़ने पर बुला लेंगे, कहकर मुंशी फिर रजिस्टर पर झुक गया। धीरे धीरे थाने में रौनक बढ़ने लगी। कुछ सिपाही नाश्ते के बाद अपनी वर्दियां पहनकर आंगन में टहलने लगे। एक छोटा हवलदार और 2 सिपाही हाथों में डंडे पकड़े मुंशी के कमरे में रवानगी दर्ज करने कस्बे में गश्त पर चले गए। मुंशी घड़ी की टन टन सुनकर संतरी को समय बताता और वह पीपल की टहनी से लटक रहे घड़ियाल पर उतनी ही चोटें मार देता। वे फर्श पर बैठे पहलू बदल रहे थे। बाबू ठठियार का बेटा सुंदर भी वहां आ गया। दूसरे गांव में कपड़े की दुकान करता था। उसने कोरे कपड़े पहने हुए थे। हाथ में थैला पकड़ा था जिसमें दोनों ओर बेल बूटे बने हुए थे। उसके साथ एक और आदमी था जो उनके लिए अजनबी था। उसने भी उजले कपड़े, बास्कट और काले रंग की गोल टोपी पहनी हुई थी। दिलदार को सुंदर की बचाचट मुझे देख हंसी आ गई। वह उसकी ओर संकेत करता हुआ बोला, सुंदर को देखो। थाने बुलाए जाने पर हाथ भर लंबी मूछे रातों रात साफ कर दी हैं। वे सब दिलचस्पी से उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। बंता सिंह सुंदर के साथी की ओर संकेत करता हुआ बोला, शायद शहर का लाला है। सुंदर इसे सिफारिश के लिए लाया होगा। बंता सिंह उचक कर सुंदर की ओर बढ़ा, लेकिन वह उस अजनबी के पीछे पीछे मुंशी के कमरे में घुस गया। मुंशी ने लाला के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाते हुए कहा, आइए सेठ जी, आप रास्ता भूलकर ही इधर आए होंगे। वैसे तो आप यहाँ आते नहीं। लाला ने भी मुंशी का हाथ दबाते हुए कहा, मैं तो दिन में 10 चक्कर लगाऊं, लेकिन यही डर रहता है कि क्या पता हाकिम का मन कब बदल जाए। फिर वह बेंच पर बैठता हुआ बोला, आप चोरों, उच्चकों, डाकुओं और बदमाशों को तो पकड़ते थे, लेकिन शरीफों की पकड़ धकड़ कब से शुरू कर दी है। सेठ जी, गेहूं के साथ थोड़ा बहुत गुड़ भी जरूर पीसता है, मुंशी ने हंसते हुए कहा। लाले ने सुंदर की ओर इशारा करते हुए कहा, इस प्रतिष्ठित आदमी ने क्या जुर्म किया जो आपने इसे थाने बुलाया। मुंशी ने ध्यान से सुंदर की ओर देखा, फिर धीरे धीरे गंभीर स्वर में बोला,
इसके गांव में फौजदारी हो गई है। थानेदार साहब कल मौका पर गए थे, वैसे ही बुला लिया होगा। आ जाए तो उनसे मिल लेना। सुंदर हकलाता हुआ बोला, मैं तो उस गांव में नहीं रहता, मेरे माँ बाप वहाँ रहते हैं। मेरी हेजमा में कपड़े की दुकान है। मैं तो उस दिन अपने माँ बाप से मिलने वहाँ गया था। मुंशी ने सुंदर को हौसला दिया और उसे बेंच पर बैठने का इशारा किया और कलम से खेलते हुए पूछा, सेठ जी और क्या गपशप है? आपकी दया है, आप तो कभी दुकान पर नहीं आते, आप बुलाते कब हैं? आपको तो बड़े अफसरों की परवाह है, हम सिपाहियों को कौन पूछता है? मुंशी ने शिकायत भरे लफ्ज़े में कहा। उपन्यास का 7वां भाग मैं आपको बहुत जल्द सुनाऊंगी। चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।